वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 29 जनवरी 2021 है, दिन है फ्राइडे। दिन की शुरुआत करेंगे बो जैक्सन के कोट के साथ। बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान, इंप्लीमेंट करने में शायद डिफिकल्ट हो। सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर। गोल हाई सेट करना ईजी है, रुक न जाना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो कहते हैं ना कि इवन इफ यू आर नॉट रनिंग, अगर दौड़ नहीं रहे हैं, अगर चल नहीं पा रहे, अगर क्रॉल भी कर रहे हैं, तो भी आगे बढ़ते रहना जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। परफेक्शन जो है उसकी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जो भी आप अभी कर सकते हैं, राइट, डूइंग इज बेटर देन डूइंग समथिंग परफेक्ट। रिमेंबर, जो इमेजिनरी परफेक्शन है कि जब भी मैं ये करूंगा इट शुड बी परफेक्ट, नो, आप स्टार्ट करें तब जाकर आप उसको परफेक्ट कर पाएंगे। एनीवे, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ मंथ एंड सेल। ये 31 जनवरी तक चलेगा, सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर हैं। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आरबीआई, इंश्योरेंस, सो मेनी एग्जाम्स, सभी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। आपके लिए एक प्रश्न है, अगर कोई सीरीज, कोई वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्या आप उस वीडियो को देखेंगे? द आंसर इज नो। तो एज ए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, अगर एक वीडियो जो है वो एक्सपांड नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसको कंटिन्यू रखने का क्या फ़ायदा? आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लैकमेल यू और धमकाविंग यू, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं देखता हूं कि जब मैं कहता हूं कि इसको शेयर कर दें, तो रेगुलर स्टूडेंट्स भी कई बार इसको लाइटली लेते हैं कि हाँ चलो कर देंगे। इट विल टेक जस्ट 2 सेकंड्स। अगर मैं आपके लिए 3-4 घंटे निकाल कर हर रोज़ वीडियो बना सकता हूं, तो आप क्या इसको शेयर भी नहीं कर सकते? तो आई होप कि अभी राइट नाउ आप इसको शेयर करेंगे एंड डू इट। दिस विल हेल्प दिस सीरीज। अगर वीडियो पसंद आता है, जब भी आपको लगे कि नहीं ये वीडियो अच्छा है, देन एंड देयर हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म, दिस वन इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। एक बहुत ही विचित्र, आप कह सकते हैं बहुत ही अजीब दुनिया है हमारी। पहले हम कोविड-19 की वैक्सीन के पीछे भाग रहे थे, राइट। हम हर जगह पर देख रहे थे कि कहाँ पर मिलेगी हमें ये वैक्सीन। जब हमें वैक्सीन मिल गई तो पहले में ये चीज़ चल रही है। और एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल जी, एक बहुत ही अजीब सी बात है कि कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं, उनके पास अब वैक्सीन नहीं है। ख़त्म हो गई वैक्सीन, स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके पास पैसे है, उन्होंने वैक्सीन का प्रोडक्शन या फिर वैक्सीन को ख़रीदा और अपने बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट किया। दूसरी जगह पर हमें ऐसे देश में देखने को मिलते हैं जिनके पास वैक्सीन का थोड़ा बहुत तो स्टॉक है, लेकिन उनके लोगों के पास एक्सेस टू वैक्सीन नहीं है, क्योंकि सरकार के पास कोई ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है। तो इट्स वेरी सैड। भारत की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि हमारे देश में कोविड-19 के केसेस जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे लोगों के अंदर वैक्सीन हेजिस्टेंसी भी है, वैक्सीन के प्रति एक विरोध। कई लोगों के पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अफवाहों को मानने के बाद उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो वैक्सीन को नहीं लेंगे, या फिर अपने परिवार और दोस्तों को भी बताते हैं कि ये मत लीजिए, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय। दिस इज़ क्लियरली लैक ऑफ, ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन राइट तरीके से डिलीवर नहीं की गई है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आई गिव यू एग्जांपल ऑफ सिगरेट, अल्कोहल, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट, नॉट जस्ट दिस सॉर्ट ऑफ एडिक्टिव चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके लिए शायद हेल्थी नहीं है, लेकिन उनकी एडवर्टीजमेंट इस प्रकार से की जाती हैं कि हमारे अंदर ये एक इम्पल्स क्रिएट होता है कि नहीं, मुझे तो ये प्रोडक्ट चाहिए ही। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप बेच सकते हैं मार्केटिंग के माध्यम से, ब्रांडिंग के माध्यम से, तो वैक्सीन के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस हम क्यों इंक्रीज नहीं कर सकते? तो
इससे दिस इज़ लाइक वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जो वक्त, जो एनर्जी हमने वैक्सीन को ढूंढने में और पैदा करने में जो इन्वेस्ट किया है, और ये हम सब के लिए फ़ायदे की बात है कि हर कोई वैक्सीन, लेकिन राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई एम नॉट सेइंग कि ये वैक्सीन जो है इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो भी सत्य बात है ये बात लोगों के सामने आनी चाहिए और लेट देम डिसाइड उनको चाहिए या नहीं। एटलीस्ट ये अफवाहें जो हैं वो तो ना फैले। होम मिनिस्ट्री ने रिलैक्सेशन फरवरी से, रिलैक्सेशन जो है वो इम्प्लीमेंट फरवरी 2021, तो अभी 3 दिनों के बाद विल फाइंड के बहुत सारी चीज़ें, थिएटर्स में ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे और ज़्यादा आप एग्जीबिशंस और ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। फ़्लाइट्स की भी छूट दे दी थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की, लेकिन डीसीजीए जो हैं, डीसीजीए ने ये कहा है कि फरवरी के अंत तक, यानी कि एक और महीने तक, ये स्टेटस क्यो जो हैं, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर एक ब्रेक लगा दी है, कंप्लीट ब्रेक नहीं है लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट की फ़्लाइट्स ही अलाउड हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, बुरा सिंह की दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि फेस मास्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फेस मास्क पहने, हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करें और वर्क प्लेस सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें जो बेसिक हमारे एटिकेट्स हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो करना। और आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कुछ हो पाएगा। स्पिटिंग, जो यहाँ वहाँ पर थूकने की बात है, तो आई डोंट थिंक सो। ये हाँ, किताबों में या फिर नोटिफिकेशंस में, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में ये होगा, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस, आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, निराशावादी नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि ये एक लोगों की बहुत ही डीप डाउन आदत हो चुकी है हमारे देश में। जो चिंता का विषय है हमारे लिए वो ये है कि यूके, अफ्रीका, ब्राज़ील, राइट, साउथ अफ्रीका, यूके, ब्राज़ील, इन सारे देशों के अंदर एक जो म्यूटेशन हमें देखने को मिला, एक नया वर्जन कोरोना वायरस का देखने को मिला, जो वैसे खतरनाक नहीं है लेकिन जो स्प्रेड है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है इसकी वजह से। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट कि यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन ना हो। और बहुत सारे यूरोपियन देशों ने ये कह दिया है, मीन्स ये रूल बना लिया है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं देन यू हैव टू वेयर ए मास्क। मास्क तो पहनना ही है, लेकिन N95 या फिर FFP2 स्टैंडर्ड का मास्क ही आपको पहनना है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ कि सेंसिबिलिटी, सामान्य बुद्धि का उपयोग करना, आई बिलीव कि इससे ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये कोई वक्त ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स इसका भय जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है वो हमारे दिमाग में, लेकिन वी शुड नॉट बी केयरलेस, बॉटम लाइन यही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीन्स, अब नॉट वैक्सीन्स, वैकेंसीज इन हाई कोर्ट्स। ये ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। हमारे देश की जो 25 हाई कोर्ट्स हैं में जुडिशियल वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। और कॉलेजियम एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल जो टॉप लेवल की सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम है उसमें एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, और फिर 4 जजेस हैं, 1, 2, 3 और 4। मैं इसलिए ये लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम है उसमें टोटल 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स हैं, और सबसे सीनियर ऑफ कोर्स होते हैं CJI। उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर हैं, इस प्रकार से टोटल 5 जजेस जो हैं वो तय करते हैं कि किन जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, किन को फाइनली हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये 5 लोग तय करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये 5 लोग या फिर 5 मेंबर्स ये कॉलेजियम के तय करते हैं? नो, गवर्नमेंट का भी एक रोल है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है कि सरकार ने जो कॉलेजियम ने रेकमेंड किया था, कॉलेजियम जो है ये नाम रेकमेंड करती है सरकार को, फिर सरकार उसके ऊपर अपना एक व्हाट इज ओपिनियन सरकार देती है, रिकमेंडेशंस देती है सरकार, और उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो कॉलेजियम के द्वारा। लेकिन ये रिकमेंडेशन जो हैं ये सरकार की तरफ से जवाब मिलना जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। भले ही उसके ऊपर डिसीजन फाइनली CJI बट डिसीजन फाइनली जो है ये कॉलेजियम ही लेती है, लेकिन इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रोसेस कि सरकार को आपको भेजना है और सरकार का रिप्लाई जो आएगा उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पर CJI ने ये बताया है कि कितना वक्त लेंगे आप
कितने सारी हाई कोर्ट्स में वैकेंसीज हैं और आप टाइम पर जवाब नहीं देते, इसकी वजह से हम बेसिकली वैकेंसीज जो हैं उनको फिलअप नहीं कर पाते। लेकिन दिस इज़ लाइक एक टग ऑफ वॉर यानी कि एक प्रकार का एक टसल। अभी तो थोड़ा कम हो गया ये, लेकिन उससे कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले की बात करें तो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC लेकर आई थी सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, ये सारी चीज़ें की और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस NJAC को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ है ये NJAC। तो कॉलेजियम भी परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से NJAC और ज़्यादा ख़राब चीज़ थी, तो रिजेक्ट कर दी। तो तब से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में ये इश्यू देखने को मिल रहा है। नाउ एनीवे, 1 जनवरी की बात करें 2021 की, तो देखिए हाई कोर्ट्स में कितने जजेस हैं। सैंक्शन टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए 1079, सभी हाई कोर्ट्स को मिला ले तो 1079 जजेस होने चाहिए। 668 जजेस ही हैं। 411 पोस्ट वेकेंट है, इतनी जगह खाली है। इसकी वजह से कितने सारे केसेस जो हैं, पर 25 हाई कोर्ट में आप देखें 56.57 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। इसमें से 1 लाख जितने लगभग केसेस 30 साल जितने पुराने हैं, 1.5 लाख जितने केसेस जो हैं वो 20 साल पुराने हैं। और जब केसेस पुराने हो जाते हैं और इतनी स्लो स्पीड से जुडिशरी काम करती हैं, तो जो गुंडे हैं राइट, उनका कॉन्फिडेंस, जो बुरा करने वाले लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, केसेस जो हैं वो चलते रहेंगे, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, केस जो है वो चलता रहेगा। ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव है। नाउ द थिंग इज कि एक मेमोरेंडम जो मैंने आपको बताया, एक प्रोसेस जिसमें गवर्नमेंट, इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जो एक प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है, द MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर दैट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स रिक्वायर्स द सेंटर टू गिव इट्स फीडबैक ऑन द नेम्स रिकमेंडेड। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फीडबैक जो है ये मस्ट है। जो भी नाम कॉलेजियम के दोबारा भेजे जाते हैं लॉ मिनिस्ट्री को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर उनका रिकमेंडेशन, उनका जो एक जवाब है वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बिना ये प्रोसेस जो है वो पूरी नहीं होती है। और अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकारों ने इसको एक पॉकेट वीटो के तौर पर, एक प्रकार के हथियार की तरह उन्होंने यूज़ किया है। जुडिशियरी को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखने की जो एक कोशिश है, उसमें हर एक सरकार, सिर्फ मोदी सरकार नहीं, मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर भी यही होता था। एंड दिस इज वेरी बैड फॉर ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम। मूविंग ऑन द अपस्विंग, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को मिस कर रहे हैं तो दिस आर्टिकल विल हेल्प यू। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने ये कहा है कि 2021 जो है, ये साल जो है, इसमें जो एक एक्सपेक्टेशन था कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी इकोनॉमी की, उतनी बुरी हालत नहीं होगी। जो हमने अनुमान लगाया था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। IMF ने जो ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, जो नेगेटिविटी की बात की थी, तो पहले ये कहा था कि 4.4% से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि ग्रोथ तो नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगा -4.4। लेकिन अब कहना यह है कि इट विल बी -3.5। तो इट्स नॉट बैड, बुरी बात है, लेकिन ये दोनों आंकड़ों को देखें तो -4.4 से -3.5 इज गुड। IMF ने यह भी कहा द वर्ल्ड इकोनॉमी विल ग्रो एट 5.5% नेक्स्ट ईयर, जो है 5.5 नेक्स्ट ईयर इन द सेंस दिस ईयर, ये वाला ईयर। वहाँ पर 1 जैन से दिसंबर की बात करें 2021 की, तो इस साल ग्रोथ जो है ग्लोबल इकोनॉमी का 5.5% से होगा। 2020 में -3.5 और 2021 में 5.5, ऐसा IMF का कहना है। इंडियाज कॉन्ट्रैक्शन विल बी लोअर। नेशनल स्टैटिस्टिकल NSO जो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने भारत के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ये कहा कि हम -7.7% टच करेंगे।
आईएमएफ ने ये कहा था कि हम -8% टच करेंगे, लेकिन अब आईएमएफ का ही कहना ये है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो -8 -7.7 से भी अच्छा आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा, मे बी -5 समथिंग लाइक दैट, मे बी -6, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन है तभी तक का ये एनालिसिस था। फेस्टिव सीजन के बाद जो एक पिकअप देखने को मिला है, ये सारी चीज़ें इसमें एडेड नहीं है, तो इंडिया का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी कम होगा। 2021-22 की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 11.5% से ग्रो करेगी, ये आईएमएफ का प्रेडिक्शन है। कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी तक का जो आंकड़ा, अभी तक की चीज़ें जो हमने देखी हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्मल इकोनॉमी की बात है। इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसका आज भी राइट पिक्चर हमारे पास नहीं है। तो हो सकता है कि इनफॉर्मल नॉट हो सकता है बट इनफैक्ट हैं भी, इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में है। तो इनफॉर्मल सेक्टर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारी इकोनॉमी का, और वो स्ट्रेस में है तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रेस में रहेगी। तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर। दूसरी चीज़, डिस्पाइट फास्टर ग्रोथ द इकोनॉमी इज लाइकली टू रीच प्री कोविड लेवल्स ओनली बाय द एंड ऑफ 2021-2022। ग्रोथ रेट भले ही अच्छा हो, लेकिन जो प्री कोविड-19 से पहले का जो लेवल था इकोनॉमी का, वहां तक पहुंचने में अभी 1 साल जितना वक्त लग जाएगा। एंड ऑफ 2021-2022 यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर जो है, अभी जो ये ख़त्म होगा, उसके बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसका अंत आएगा मार्च 2022 में। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ईयर से भी 1 ईयर के ऊपर 1 महीना, इट विल टेक 13 months 14 months समथिंग लाइक दैट। एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर ग्रोथ शुड नॉट लीड टू पॉलिसी कॉम्प्लेसेंसी। अच्छा ग्रोथ होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉलिसी को पॉलिसी के ऊपर इतना ज़्यादा जोर ना दें। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन क्राफ्टिंग पॉलिसी। तो ये 3 चीज़ें हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एंड एडहोकिज्म इन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि पेट्रोलियम एंड फ्यूल एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज मैं जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद इस चीज़ के बारे में पता ना हो। आपने सुने होंगे ये शब्द, अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर एंड डाउनस्ट्रीम ऑयल सेक्टर। तो इसका मतलब क्या, व्हाट इज़ अपस्ट्रीम, व्हाट इज़ डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पर है आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज, राइट, इन्फोग्राफिक है। तो अपस्ट्रीम जो है उसका मतलब ये होता है कि एक्सप्लोरेशन, ऑयल का एक्सप्लोरेशन करना, जियोलॉजिकल सर्वेज किए जाते हैं, माइनिंग और ड्रिलिंग, मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली ऑयल अगर कहीं पर है तो उस ऑयल को ढूंढने वाली जो कंपनी होती है, या फिर जो स्टार्टिंग के प्रोसेस में क्रूड ऑयल को निकालने का काम, ढूंढने का काम, ये वाला जो पोर्शन है ऑयल इंडस्ट्री का, उसको कहते हैं अपस्ट्रीम, जहाँ से चीज़ें पैदा होती हैं। मिड स्ट्रीम स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। के ऑयल आपने कहीं पर ढूंढा, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल ढूंढने वाली कंपनी है तो आप ऑयल बेचने में भी उतने अच्छे होंगे। आपकी एक्सपर्टीज़ है ऑयल को ढूंढने में, आपकी एक्सपर्टीज़ है जियोलॉजिकल सर्वेज और इन सारी चीज़ों में। एक बार ऑयल मिल गया, उसके बाद उसको कहीं आपको मार्केट तक या फिर रिफाइनरीज तक पहुंचाना है, तो फिर आती है मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन वाली इंडस्ट्री। और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री हर रोज़ या फिर हम सब डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को जानते हैं, दैट इज पेट्रोल पंप्स, पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज, जो चीज़ों को मार्केट तक डिस्ट्रीब्यूट करती है, रिटेल आउटलेट्स। तो ये डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है। कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो दोनों जगह पर हैं, अपस्ट्रीम में भी हैं और फिर उतने पैसे कमाए और दूसरी ब्रांचेस खोली तो ऑयल ढूंढते भी हैं और ऑयल बेचते भी हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पेट्रोलियम, BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है ये ऑयल एक्सप्लोर भी करते हैं और उनके पेट्रोल पंप्स भी हैं BP के, शायद हमारे देश में नहीं लेकिन आउट ऑफ इंडिया तो हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। The upstream oil sector requires focused policy attention and tax rationalization. बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर के ऊपर। आप कहीं पर ऑयल ढूंढते हैं तो सरकार का आप ऑयल निकालते हैं तो भी सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। नाउ द थिंग इज 2015 में, आज से 5 साल पहले, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यह कहा था कि 2022 तक हम जो
देश में ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 10% कम हो जाएगा। हम कम ऑयल इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हम हमारे देश में ज़्यादा ऑयल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, इंपोर्ट ऑयल इंपोर्ट के ऊपर जो हमारी निर्भरता है, ये अपने हाईएस्ट लेवल पर है। 84.5% जितना हम ऑयल, लेट्स से कि हमारा देश हर रोज़ 100 लीटर अगर ऑयल यूज़ करता है तो इस 100 लीटर में से आप पकड़ लीजिए 85 लीटर जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं और बाकी का जो 15 लीटर है वो हमारे यहाँ पर पैदा होता है। तो ऑयल इंपोर्ट तो कम नहीं हुआ, इनफैक्ट ये ज़्यादा हो गया। और इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हमारे देश में जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। अब ऑयल का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ है, उसके पीछे रीज़न ये है, एक रीज़न ये है अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है कि हम नई जगहों को ढूंढें। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जो आप ऑयल निकालते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो फिर यू नो व्हाट हैपन, कोविड-19 के टाइम पर डिमांड ही नहीं थी ऑयल की, तो अगर आप जितना ज़्यादा ऑयल निकालेंगे उसके ऊपर भी आपको टैक्स, एक तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप नुकसान कर रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, और ऊपर से आपको ये टैक्स वैक्स के इश्यूज़ हैं, तो फिर आपकी कंपनी का क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो ऑयल प्रोडक्शन इज़ द हाईएस्ट टैक्स्ड सेक्टर। 60% टैक्स सरकार उसके ऊपर लगाती है, 60%। और सिर्फ हाई टैक्स ही इसका इश्यू नहीं है। सेकंड जो इश्यू है दैट इज़ पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स। पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि आज आपने ये पॉलिसी रखी है, कल आप कुछ और कर देंगे। आज आपने कहा कि आज मैं आपके वहाँ पर नई कंपनी की स्थापना कर रहा हूँ आपके राज्य में, तो आप कहेंगे कि आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा, देयर इज़ नो टैक्स एट ऑल, आप आ जाइए। मैंने फैक्ट्री लगा दी, आपने देख ली कि अच्छा चलो इन्होंने फैक्ट्री लगा दी है, प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है, फिर ऑल ऑफ द सडन आप मुझे कहेंगे कि अब से आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप का। कभी आप ये कहते हैं, कभी आप वो करते हैं, तो ये जो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, इसकी वजह से भी कंपनीज जो है वो राइट डिसीजन नहीं ले पाती है। फिर केन का नाम सुना होगा, अभी कुछ टाइम पहले एक केस के बारे में जुड़ी हुई बात हमने की थी। तो ये जो केन है, बताइए ये कहाँ की कंपनी है, राइट? किस देश के साथ जुड़ी हुई ये कंपनी है, मीन्स इन द सेंस के ओरिजिनली ये कंपनी कहाँ की है, बताइए उस देश का नाम। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए, केन ऑयल या फिर ऐसा कुछ लिखेंगे, यू विल फाइंड मेनी थिंग्स। न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी जो कॉन्सेप्चुलाइज्ड हुई 1997 में और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1999 में। तो काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि सूदखोर नीति बनाई थी ये। बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है इसके तहत, और वैसे देखा जाए तो इसका फ़ायदा ये मीन्स ये केन जो है, केन इंडिया लगभग हमारे देश का 25% ऑयल केन यहाँ पर आई, और उन्होंने सबसे बड़ा ऑयल का स्टॉक राजस्थान में ढूंढा, बाड़मेर में, और लगभग 25% जितना जो हमारा डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है तो उसका 25% जितना जो है वो केन के द्वारा पैदा किया जाता है। अब इंटरनेशनल बैरल की प्राइस अगर आप देखें, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस है $50 ए बैरल, और केन जो है, केन कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ओपेक्स जो है वो लगभग $10 से $12 पर बैरल है, ऊपर से 60% गवर्नमेंट का टैक्स। तो इसकी वजह से उनका ऑपरेशन जो है, प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। तो ये जो सेस लगाया जाता है उसके ऊपर फिर सेस भी हैं, 20% जितना सेस है। तो ये जो सेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नया इन्वेस्टमेंट कौन करेगा इतना ज़्यादा टैक्स अगर आपने रखा है तो गवर्नमेंट नीड टू सॉर्ट आउट दिस पॉलिसी। मूविंग ऑन, आज का लास्ट येट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल एंटी ट्रस्ट एंड चैलेंज ऑफ बिग टेक। आपने देखा कि कैसे ये जो जायंट कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल के ऊपर यूरोपियन यूनियन में या फिर यूरोपियन देशों में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, हमारे देश में भी काफ़ी इश्यूज हुए हैं, और दूसरे भी ऐसे देशों में ये मोनोपोलिस्टिक उनका जो एक पावर है, जो ताकत उनकी बढ़ती जा रही है। उनके कोई राइवल्स नहीं है, गूगल का कोई राइवल नहीं है, फेसबुक का कोई ऐसा खास राइवल है नहीं। कितनी बड़ी हो गई है ये कंपनी। और टेलीफोन का जब ज़माना था तो टेलीफोन और ये इंटरनेट फर्म्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। टेलीकॉम सर्विस जो हैं, टेलीफोन आपके देश में सारी लाइंस हैं, तो आपकी सरकार का पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। लेकिन इंटरनेट जो है ये तो एक ग्लोबल चीज़ है।
आपकी सरकार का एक बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल है इंटरनेट के ऊपर और इन फर्म्स के ऊपर। फिर टेलीकॉम में ये था कि आप पैसे पे करते थे सब्सक्रिप्शन के, आप फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट में ऐसा है कि आप फ्री में इंटरनेट, वी पे फॉर द सर्विसेज, राइट, इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसके लिए पे करते हैं, लेकिन आप कितनी सारी वेबसाइट्स, कितनी सारी चीज़ें देखते हैं तो उसका कोई पैसा आप पे नहीं करते। लेकिन सटल ट्रेड ऑफ्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रेड ऑफ्स, यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा जो है वो आपको थोड़ा शेयर करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको इंटरनेट में अलग अलग वेबसाइट्स देखने को मिलेगी। तो while government can cover the expense of providing public goods through taxpayers' money, private firms need to have monetization models to cover the costs of providing their services. जैसे सरकार, पुलिस सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी सारी चीज़ों के लिए सरकार को पैसे चाहिए, सरकार हमसे टैक्स लेती है। इसी प्रकार से कोई कंपनी है, उनको कोई ना कोई तो रेवेन्यू का सोर्स होना चाहिए। अगर रेवेन्यू का सोर्स नहीं होगा तो फिर नुकसान हो रहा है तो वो कंपनी भी टिक नहीं पाएगी। तो ये सारी कंपनीज के लिए डेटा जो हैं वो उनका एक प्रकार का रेवेन्यू का सोर्स है कि लोग इसका इस्तेमाल करें इंटरनेट का और बदले में वो अपना डेटा दें, और इस डेटा का इस्तेमाल जो है ये कंपनीज एडवर्टीज़मेंट कंपनीज के लिए करती हैं, उनके लिए कच्चा माल हो गया ये। वो इन एडवर्टीज़मेंट्स बनाने के लिए लोगों के बिहेवियर को देखेंगे कि क्या, कौन सी चीज़ कैसे लोगों को क्या पसंद है, कौन सा कलर, कौन सा खाना, ये वो एक्सेट्रा, और उसके आधार पर वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट करेंगे और हर कोई इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा कमाता है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें चलती है, और मैंने कई बार आपको ये डेटा कैसे काम करता है ये समझाया, तो उसकी हर बार उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ज़्यादातर आप में से स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बट बेसिकली अगर आज आपका पहला भी दिन है तो भी ऐसी कोई ख़ास बात यहाँ पर मिस नहीं हुई है। आप बस ये ध्यान रखिए कि आपका डेटा जो है, आपने गूगल में कुछ सर्फ किया, आपने फेसबुक की प्रोफाइल है, तो ये सारा डेटा जो है उससे पता चलता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सेम थिंग अप्लाइज टू योर फ्रेंड्स कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और इस हिसाब से चीज़ों को, एडवर्टीजमेंट्स जो हैं उनको बनाया जाता है, या फिर एडवर्टीजमेंट कंपनीज को डेटा मिलता है, उनको पता चलता है कि इस एरिया के लोगों को मीठा खाना पसंद है, इस एरिया के लोगों को तीखा खाना पसंद है, तो उस हिसाब से वो कंपनीज को हेल्प करते हैं एडवर्टीजमेंट में, फॉर एग्जांपल। अब गूगल की बात करें, क्या गूगल सर्च जो है, गूगल सर्च इंजन, हम वी यूज़ गूगल सर्च, राइट, मोस्ट ऑफ अस, तो आप कहेंगे उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन सबसे फेमस कौन है? गूगल। आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, इज़न्ट इट, अगर कहीं पर खो जाते हैं तो। और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका हम इस्तेमाल इतना करने लगे हैं कि हम लाइक व्हाट्सएप, अब टेलीग्राम जो है वो व्हाट्सएप से बहुत अच्छा है। दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सब व्हाट्सएप ना यूज़ करें, बट आई एम सेइंग दिस इज़ माई पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछे तो आई वुड से कि टेलीग्राम इज़ 100 टाइम्स बेटर देन व्हाट्सएप। कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं टेलीग्राम में, लेकिन आई हैव टू यूज़ व्हाट्सएप क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, दे यूज़ व्हाट्सएप। कुछ ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज़ करते, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, दे यूज़ बोथ। कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो आई हैव टू कीप बोथ, आई हैव टू यूज़ व्हाट्सएप, आई हैव टू यूज़ टेलीग्राम। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको टेलीग्राम के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आई हैव टू यूज़ व्हाट्सएप। तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट। कोई चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट, लाइक फेसबुक, लोग कहते हैं कि अरे यार तो फेसबुक पर नहीं है, यू हैव टू बी ऑन फेसबुक, यू नो, तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट। तो आपको वो यूज़ करना ही पड़ता है कई बार। कुछ चीज़ें ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, तो आई डोंट लाइक मोबाइल फ़ोन्स एट ऑल। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, तो मैं मोबाइल फ़ोन मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन आई हैव टू यूज़ इट क्योंकि आई वर्क, मुझे लोगों के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, उनके साथ यू नो उनको, वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, आई नीड टू कांटेक्ट देम, तो आई नीड टू हैव मोबाइल फ़ोन। बट आई डोंट लाइक मोबाइल फ़ोन 24/7, लेकिन यू हैव टू कीप इट। तो यू नो वी आर लाइक डिपेंडेंट, वी आर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स, और एक हद तक हम हो भी गए हैं। तो ये कंपनीज इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि कई बार अपनी नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर करती हैं। व्हाट्सएप जब ग्रो कर रहा था तब फेसबुक ने क्या किया, उसको खरीद लिया। राइवल्स को या फिर ऐसी कोई कंपनी से उनको खरीद लेते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन इसको कहते हैं। फिर एंट्री बैरियर्स क्रिएट करते हैं। कोई नई कंपनी
अगर एंटर करने की कोशिश कर रही हैं तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है, राइट। अपने पास पैसे हैं तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्री में चीज़ों को दे दिया। कोई नई नई कंपनी, नया रेस्टोरेंट खुल रहा है और आपके नज़दीक में कोई लेट्स से पंजाबी या फिर गुजराती या फिर व्हाटएवर इटालियन रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो आप देखेंगे कि ये तो राइवल है, नया बिजनेस स्टार्ट करा, ओके ठीक है, हम 100 रुपये की प्लेट बेचते थे, नई स्कीम लेकर आओ, वी विल सेल बेस्ट क्वालिटी प्लेट इन 50 रुपीज़। 1 साल के अंदर उस व्यक्ति का मॉरल में तोड़ डालूंगा कि वो बिजनेस ही ना कर पाए। तो दैट इज़ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ये यूज़ की जाती हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एक राइट बैलेंस, ये पूरा जो एक इश्यू है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस थिंग, बैलेंस। ऐसा नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग साइट की कोई गलत मीन्स पॉजिटिव कोई पॉइंट्स ही नहीं है, उसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो उन पॉजिटिव पॉइंट्स का इस्तेमाल लोग करते रहें, और जो नेगेटिव पॉइंट्स अभी कुछ हमने डिस्कस किए हैं मोनोपोली के साथ जुड़े हुए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या कहा कि गूगल और फेसबुक में जो न्यूज़ आइटम्स हम पढ़ते हैं, तो ये क्या गूगल और फेसबुक के पास जर्नलिस्ट है? नो, वो क्या करते हैं कि गूगल और जो दूसरी ये जो मीडिया है, न्यूज़ मीडिया, तो न्यूज़ मीडिया का जो डेटा है उसका अपने प्लेटफॉर्म पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फेसबुक और गूगल के बारे में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने ये कहा कि आप जो पैसे आप 100 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें से 50 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये जो भी हैं, आप कुछ पैसे ये न्यूज़ मीडिया के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ओरिजिनली तो उन्होंने डेटा जनरेट किया है। तो इसको लेकर भी वहाँ पर इश्यूज़ चल रहे हैं। तो अब देखिए इश्यूज़ चल रहे हैं, कंपनीज जो हैं, गूगल ने ये बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया छोड़कर चले जाएंगे, मीन्स गूगल सर्च जो है वो सर्विस ऑस्ट्रेलिया में बंद कर देंगे। आप उनकी ताकत देखिए कि वो गवर्नमेंट के साथ, ट्विटर के जो हेड हैं प्रेसिडेंट, उनको भारत की एक पार्लियामेंट की कमेटी के सामने जब बताया गया कि उनको समन किया गया कि आपको यहाँ पर उपस्थित रहना होगा, तो उन्होंने कह दिया मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा असिस्टेंट जो है वो आ सकता है। कैन यू बिलीव इट? तो इतनी ताकत हो चुकी है इनकी। तो द बेस्ट इज़ इसके कुछ सॉल्यूशंस, जनरली हम कहेंगे कि नई पॉलिसी, यस नई पॉलिसी और ये सारी चीज़ें, लेकिन पब्लिक वॉइस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब नेट न्यूट्रलिटी की बात चल रही थी, ये फ्री बेसिक्स लेकर आया था फेसबुक, तो उस टाइम पर लाखों लोगों ने टेलीकॉम अथॉरिटी रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ट्राई को पत्र लिखे, और फिर ये जो फेसबुक की मुहिम थी, फेसबुक जो चाहता था कि ये फ्री बेसिक्स आ जाए, तो ये फ्री बेसिक्स जो है वो चला गया और नेट न्यूट्रलिटी जो है उसका विजय हुआ। ये पब्लिक सपोर्ट का एक एग्जांपल है। दूसरी चीज़, अभी व्हाट्सएप के बारे में हमने देखा, व्हाट्सएप जो पॉलिसी लेकर आया तो कैसे लोगों ने इसका विरोध किया और फिर व्हाट्सएप को इसको डिले करना पड़ा। आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कि कब तक ये डिले किया गया है, कौन सी डेट तक व्हाट्सएप ने इसको डिले किया है, अपना ये डिसीजन जो डेटा शेयरिंग की नई पॉलिसी लेकर आया था, प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, इजंट इट? और एक और चीज़ बिफोर आई रैप अप, थैंक यू सो मच। 125 जितनी कमेंट्स तो मैंने पढ़ी आपकी, आई थिंक उतनी या फिर उससे ज़्यादा कमेंट्स भी थी। कई लोगों के आंसर गलत थे, सेकंड बजट लिखा था, लेकिन इट इज़ द थर्ड बजट बाय निर्मला सीतारमण। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मैप वर्क किया होगा, आपने नाम लिखे हैं 14 कंट्रीज़ के जिनके साथ चाइना अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच। जो आपने सर्च किया, और जितने स्टूडेंट्स को पता नहीं था इसके बारे में, उनको अब पता चल गया इस आंसर के बारे में। सो कीप इट अप गाइस। तो राइट, हमारा जो ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, उसकी लास्ट लाइंस यही होगी कि सरकार को एक बैलेंस ढूंढना है, और इस बैलेंस को अचीव करने के लिए पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक वॉइस। 2 एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, फेसबुक का जो नेट न्यूट्रलिटी वाला, और व्हाट्सएप ने जो अभी प्राइवेसी पॉलिसी निकाली थी। तो इन दोनों को रिजेक्ट किया था लोगों ने। तो दिस इज हाउ यू कैन, सरकार अगर वीक हो रही है या फिर सरकार के सामने टफ कंपटीशन दे रही है टेक जायंट्स, तो सरकार पब्लिक वॉइस का इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।